नमस्ते मित्रों। आज हम जानेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में। बारिश तीन प्रकार से होती है, जिसको हम अलग अलग करके जानेंगे। पहला, संवहनीय वर्षा, जिसको अंग्रेजी में कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। दूसरा, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन। तथा तीसरा, चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेन। आइए हम संवहनीय वर्षा के बारे में जानते हैं। जब सूर्य की गर्मी धरती पर पड़ती है तो स्थलीय भाग और जलीय भाग दोनों गर्म हो जाती है। याद रखें कि स्थल भाग में सिलिका की उपस्थिति होने के कारण स्थलीय भाग जलीय भाग से जल्दी गर्म या ठंडा होती है। जब धरातल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है। इन धाराओं के ऊपर जाने के बाद क्षोभ मंडल में इन्हें ठंडक मिलती है, जिसके कारण आर्द्र पवनें शीतलता को प्राप्त होकर संघनित होने लगती है। संघनन होने से काले कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिसके कारण घनघोर वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा ज्यादातर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलमंडल कम है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल अधिक है। जल की अपेक्षा स्थलमंडल के जल्दी गर्म होने से दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश सबसे ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा सबसे अधिक होती है। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डोल्ड्रम या शांति पेटी का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कपासी वर्षा बादल आकाश में छा जाते हैं। कुछ क्षणों की मूसलाधार वर्षा के बाद 4 बजे शाम तक वर्षा रुक जाती है। विषुवतीय प्रदेश में नियमित रूप से प्रतिदिन होता है, परंतु मरुस्थलीय प्रदेश में अनियमित रूप से वर्षा होती है। क्या आपने कभी यह नोटिस किया कि जिस दिन प्रातः या दोपहर अधिक गर्मी पड़ती है, उस दिन शाम तक बारिश हो जाती है? यह संवहनीय वर्षा का ही परिणाम है। आगे जो दूसरी प्रकार का वर्षा है, उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। जब झील, नदी या समुद्र में सूर्य की ऊष्मा पड़ती है तो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर को उठती है तथा संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। जब यह बादल चलता है तो मार्ग में पर्वत आदि अवरोधक सतह के टकराव से ऊपर उठने लगता है। ऊंचाई में ठंडक मिलने पर बादलों में उपस्थित जलवाष्प पुनः पानी बनने लगते हैं। पानी के छोटे छोटे बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेती है। ज्यादा ठंडक के कारण यह बूंदें बर्फ के क्रिस्टल बना लेती हैं। बड़ी बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल में घनत्व अधिक होने से भारी होकर यह नीचे गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। बर्फ के क्रिस्टल जब नीचे गिरती है तो रास्ते में ही थोड़ी गर्मी मिलने पर पानी बन जाते हैं। ऐसा कभी कभी ना होने पर हिमवृष्टि भी हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। पर्वत का जो ढाल पवनों के सामने होता है, वहां अधिक वर्षा होती है। इस ढाल को हम पवनाभिमुख ढाल, अंग्रेजी में विंडवार्ड स्लोप कहते हैं। परंतु जैसे ही पवनें पर्वत की दूसरी ढाल से नीचे उतरने लगती है तो तापमान में वृद्धि के कारण ये हवाएं गर्म और शुष्क होने लगती हैं, जिसके कारण पहले की अपेक्षा आर्द्रता में कमी आ जाती है और दूसरी ढाल की ओर वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। इसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। अंग्रेजी में लीवार्ड स्लोप या वृष्टि छाया क्षेत्र, अंग्रेजी में रेन शैडो एरिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर में वर्षा की मात्रा 600 सेंटीमीटर है, तो वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर पुणे में 70 सेंटीमीटर की बारिश होती है। भारत में पर्वतों का बड़ा महत्व है। यदि ये पहाड़ ना हो तो मानसून बिना बारिश किए ही लौट जाती और किसान की फसल बर्बाद हो जाती तथा देश में अन्न की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए भारत में पर्वतों की पूजा की जाती है। बारिश कराने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण भी गोवर्धन पर्वत के पास जाकर वार्षिक वर्षा यज्ञ किया था। अब हम चक्रवातीय वर्षा के बारे में जानते हैं, परंतु इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चक्रवात होती क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो चक्रवात एक प्रकार का समुद्री तूफान है जो समुद्र में वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण आती है।
यदि हम चक्रवात के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो चक्र का अर्थ एक केंद्र बिंदु पर चारों ओर घूमना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक केंद्र के सहारे घूम रही है। अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में या वाहनों के पहिया आदि को देखकर चक्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और वात का मतलब वायु होता है, तो वायु केंद्र के सहारे चारों ओर घूमती है, तो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहले हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंद सागर, खाड़ी, गल्फ आदि में उत्पन्न होते हैं। सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। परिणामतः वहां निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। केंद्र के बाहर चारों ओर उच्च दाब का केंद्र होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इसलिए निम्न दाब को भरने के लिए हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तीव्रता से प्रवेश करने लगती है। केंद्र में अधिक तापमान के कारण हवाएं ऊपर को उठती रहती हैं। परिणाम स्वरूप ऊपरी वायुमंडल में अधिक आर्द्रता और जलवाष्प के कारण ऊपर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। ऐसा बार बार होने से एक साइकिल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो हमेशा गतिमान वस्तु पर लगती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर सीधा ना जाकर अपने दाएं मुड़कर केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत होती है। लेकिन वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बाएं मुड़कर पहुंचती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। जब निम्न दाब केंद्र से हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर बाहर की ओर गमन करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा पेटियां विकृत हो जाती है, जिनसे तीव्र मूसलाधार बारिश होती है। इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। जब चक्रवात तीव्र वेग से स्थलीय भाग में प्रवेश करता है तो जल का संबंध छूटने से धीरे धीरे केंद्रीय निम्न वायुदाब समाप्त हो जाता है और पवनों का वेग मंद पड़ जाता है। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कैसे वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी और शुष्क वायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश से गर्म और आर्द्र वायु आपस में मिलना चाहते हैं तो विपरीत स्वभाव के कारण मिल नहीं पाते हैं, तो उनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसे हम वाताग्र कहते हैं। परंतु जब शीत वायु राशि वाताग्र के सहारे बलात् गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो शीत वाताग्र का जन्म हो जाता है। शीत वाताग्र गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, जिसके कारण गर्म वायु संघनित होकर क्यूम्युलो निम्बस बादल का निर्माण करती है, जिससे बिजली कड़क के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होती है लेकिन उसका क्षेत्र कम होता है। यह हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होती है। वहीं दूसरी ओर जब गर्म वायु राशि वाताग्र के सहारे शीत वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो उष्ण वाताग्र का जन्म होता है। उष्ण वाताग्र की ढाल अत्यंत मंद होने से ऊपर उठती गर्म वायु राशि विस्तृत क्षेत्र में फैलकर बादलों का निर्माण कर लेती है। परिणाम स्वरूप 5 से 10 दिन तक बारिश होती है। वर्षा की मात्रा कम होती है परंतु बड़े क्षेत्र में फुहारे जैसी वर्षा होती है। यह हमेशा पूर्व दिशा में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। शीतकाल में इस चक्रवात की संख्या एवं तीव्रता दोनों में वृद्धि होती है। इस चक्रवात में पवन की सामान्य गति औसतन 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु शीत ऋतु में इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। यह चक्रवात अत्यंत विशाल होते हैं तथा इनका क्षेत्रफल 10,000 से 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो सकती है।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गमन करती है। जब उष्ण वायु राशि का संबंध अपने उद्गम क्षेत्र से पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वाताग्र का अंत हो जाता है, इसी के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भी अंत हो जाता है। तो आज हमने जाना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के बारे में, तथा उससे वर्षा कैसे होती है। हमने यह भी जाना, और इससे जुड़ी आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर हमें बताइए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।